नमस्कार साथियों, कहानी मेरी जुबानी में प्रस्तुत है श्री शरदचंद्र जी द्वारा लिखित कहानी बोझ का भाग 8, जिसका शीर्षक है सुहाग रात। अपने लड़के द्वारा रूप गुण संपन्न बहू के ठुकराए जाने पर सत्येंद्र की माँ को गहरा दुख पहुंचा। वो अपने भाग्य को कोसती हुई बोली, लाखों में एक चांद जैसी बहू होते हुए भी उसका घर का ना बस पाना सचमुच उसके किन्हीं पाप कर्मों का फल है। फिर वो सोचने लगी, वास्तव में पिया के मन को भाने वाली बहू ही रूप गुण संपन्न कहलाती है। जब पिया को ही नहीं भाई तो फिर कहाँ का रूप, कहाँ के गुण? इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। लड़के ने अपनी पसंद से विवाह किया था और फिर अपनी मर्जी से उसे छोड़ दिया। इसमें भला मैं बीच में कहाँ आती हूँ? इस प्रकार अपने मन में विचार करती गृहिणी वरण डाल एक प्रकार से वर वधू के स्वागत में आरती उतारने के लिए बनाई जाने वाली थाली कहलाती है। सजाने लगी। हरदेव बाबू 2 साल पहले स्वर्ग सिधार चुके हैं। उनकी याद आते ही गृहिणी की आंखें सजल हो उठी। नलिनी की याद आ जाने से आंसुओं का वेग और भी बढ़ गया। वो सोचने लगी कि यदि सत्येंद्र के पिताजी जीवित होते तो शायद नलिनी को लाने का कोई उपाय करते। अब पता नहीं नई बहू कैसी होगी। सत्येंद्र का विवाह हो गया। माँ ने वर वधू की आरती उतारकर उनका स्वागत किया। आंखों में आंसू आ जाने पर उसने बहाना बना दिया। आंखों में कुछ पड़ जाने से बार बार आंसू आ जाते हैं। इस प्रकार आंसुओं का बहना और पहुँचे जाने का क्रम चलता रहा। नलिनी की बहन जैसी प्यारी सहेली गिरिबाला बड़ी मुंहफट थी। इस छोटी सी आयु में सत्येंद्र की ये तीसरी शादी है। क्या पता लड़के ने अभी क्या क्या गुल खिलाने हैं। सत्येंद्र ने और उसकी माँ ने ये सब सुना, वे भला क्या उत्तर देते? कल उसकी सुहाग रात है। किसी अनजान व्यक्ति से सत्येंद्र को बहुमूल्य उपहार प्राप्त हुआ है। इसमें वर वधू के लिए ढाके की चादर, साड़ी आदि बहुत सारी कीमती वस्तुएं हैं। साड़ी तो इतनी बढ़िया है कि आज तक इस क्षेत्र में कभी किसी ने देखी ना होगी। आसपास के स्त्री पुरुष उत्सुकता से पूछते हैं, ऐसा बहुमूल्य उपहार किसने भेजा है? गृहिणी थूक निगल कर और आंसू रोक कर कहती है, सत्येंद्र के किसी मित्र ने भेजा है। उपहार की वस्तुएं बांट दी गई। राजपाला ने उपहार की सराहना की तो नृत्यकाली समर्थन में बोली, बड़े लोग कोई घटिया उपहार कभी नहीं भेजते। कुछ देर बाद राजपाला ने पूछा, ऐसी सुंदर सुशील और गुण संपन्न बहू को छोड़कर सत्येंद्र ने फिर विवाह क्यों किया? ज्ञानदा बोली, समझ में तो मेरी भी नहीं आता है। बहू थी तो सोने की डली। रासमणि नाई की लड़की है। उसके मायके की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है। देखने में बुरी नहीं, हाँ नाक अवश्य चपटी है। कुछ लोग उसकी आंखों को भी काफ़ी छोटा बताते हैं। किसी स्त्री के रूप सौंदर्य से उसके पति के सिवा किसी और को क्या लेना देना? हंसती हुई रासमणि ने राजबाला से पूछा, यदि तुम समझदार होती तो उस औरत की चर्चा ही ना करती। वो जिस तरह पुरुषों के मुंह फाड़कर बातें करती थी, उससे साफ संकेत मिलता था कि उसका चरित्र ठीक नहीं है। यदि ऐसा ना हुआ होता तो वे चुपचाप घर से क्यों निकल जाती और क्यों सत्येंद्र बाबू दूसरा विवाह करते? उपस्थित महिलाओं के चुप रहने पर यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें ये तथ्य विश्वसनीय लगता है। 2-4 दिनों में ये बात पूरे गांव में फैल गई कि नाई की लड़की रासमणि ने जमींदार के घर के गुप्त रहस्य को जान लिया है। भ्रष्ट आचरण के कारण ही नलिनी को त्यागा गया है। सत्येंद्र की माँ तो नलिनी पर लगाए जा रहे इस मिथ्या आरोप से विचलित हो उठी। वो अपने कमरे का द्वार बंद कर रोने लगी। उसने तो मन में यहाँ तक सोच लिया था कि वो नलिनी को अपने घर ले आएगी। यदि सत्येंद्र ने उसे ना अपनाया तो वो उसे लेकर काशी चली जाएगी। इस प्रकार चुप रहकर निर्दोष बहू को किसी के द्वारा उल्टा कहा जाने पर कभी स्वीकार नहीं करेगी। सत्येंद्र की माँ ने उपहार लाने वाली दासी को कमरे में बुलाया। दोनों बंद कमरे में काफी देर तक रोती रहीं। शांत होने पर नलिनी की दासी माता बोली, नलिनी बिटिया की कंचन काया लोहे जैसी काली पड़ गई है। उसने आपके चरणों में प्रणाम के बाद पूछा है
कि उसे किस अपराध के दंड में उसके पति ने उसका परित्याग किया है। इस प्रकार बहुत सारी बातें दासी के मुख से सुनकर सास का बहू के प्रति स्नेह कई गुना बढ़ गया। इसी के साथ सत्येंद्र की माँ अपने बेटे के व्यवहार पर अपने को लज्जित एवं व्यथित अनुभव करने लगी। वो सोचने लगी कि क्या सत्येंद्र पर मेरा कोई अधिकार नहीं? क्या मेरी आज्ञा का पालन करना सत्येंद्र का कर्तव्य कर्म नहीं? मैं नलिनी को घर ला कर रहूंगी। मैं अपनी गृह लक्ष्मी का ऐसा अपमान व उसकी ऐसी उपेक्षा नहीं होने दूंगी। उसी सायकाल माँ ने सत्येंद्र को बुलाकर नलिनी को लेवा लाने की बात कही तो बेटे ने साफ इनकार कर दिया। इस पर रोती हुई माँ बोली, गांव भर में मेरी गृह लक्ष्मी पर मिथ्या कलंक लगाए जा रहे हैं और थू थू की जा रही है। सत्येंद्र ने पूछा, कैसा कलंक? माँ बोली, इस प्रकार तुम्हारे द्वारा उसे घर से निकालने और फिर से विवाह करने के लिए उसे दुष्चरित्र माना जा रहा है। मैं किस किस के मुंह पर हाथ रखने जाऊं? किसी को कुछ कहने और किसी को सुनने की आवश्यकता ही क्या है? तो तुम उसे नहीं लाओगे? नहीं, कदापि नहीं। सुनकर माँ बहुत तिलमिलाई और खूब रोई चिल्लाई। वो तो अंतिम निर्णय के लिए तैयार होकर आई थी, अतः ब्रह्मास्त्र के रूप में बोली, तो फिर मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, मैं कल ही काशी चली जाऊंगी। अब सत्येंद्र भी पहले जैसा भोला भाला माँ का आज्ञाकारी, माँ के कहने पर चलने वाला, माँ द्वारा कहे दिन को दिन और रात को रात कहने वाला नहीं रहा। यहाँ तक कि अब वो अपनी पत्नी पर आश्रित रहने वाला भी नहीं रहा। अतः उसने माँ की आशा के विपरीत कठोर स्वर में 2 टुक उत्तर दिया, माँ, आपका जो मन करे कीजिए, किंतु मुझे परेशान मत कीजिए, मैं नलिनी को नहीं बुलाऊंगा। माँ को अपने बेटे से ऐसे रूखे व्यवहार की स्वप्न में भी आशा नहीं थी, अतः वो निराश होकर बिलखती हुई चल दी। चलते चलते बोली, गांव के लोग जो भी बकते रहें, किंतु मैं जानती हूँ कि मेरी बहू सती सावित्री है। दूसरे दिन सत्येंद्र की बुआ ने सत्येंद्र को उसके मित्र द्वारा भेजे उपहार देखने को बिठा लिया। सत्येंद्र द्वारा मित्र का नाम पूछने पर बुआ ने अनभिज्ञता प्रकट की। वो उपहार में आए कपड़े ले आया। कपड़े बहुमूल्य थे, बनारसी साड़ी और ना जाने क्या क्या था। सत्येंद्र प्रेषक के बारे में विचार कर ही रहा था कि उसकी दृष्टि साड़ी के एक किनारे पर लगी गांठ पर गई। गांठ खोलने पर मिले पत्र में लिखा था, बहन, इसे जीजी द्वारा स्नेह उपहार समझकर स्वीकार करना, लौटाने की चेष्टा हरगिज ना करना। सत्येंद्र के लिए सुहाग रात में बिछाई पुष्पशैया कर्णटक शैया में बदल गई। तो ये था बोझ कहानी का भाग 8। सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।